दद्दू की चौपाल से दद्दू की राम राम। राम 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 सबको राम राम। लॉकडाउन लॉकडाउन के बीच हम कुछ समय के लिए गायब हो गए थे, तो दद्दू के 25 एपिसोड के बाद ये कार्यक्रम स्थगित हो गया था। अब हम लोगों ने हिम्मत जुटाई है, आज से इसको फिर नए कलेवर में शुरू करते हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा रूप दे दिया, इसमें अलग अलग लोग जुड़ा करेंगे, अलग अलग टेरिटरी के। आज हम चल रहे हैं भोपाल के इंडियन कॉफी हाउस, जहाँ कॉफी हाउस में अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बिताने वाले लोग मौजूद हैं। तो अपन ये शुरू करते हैं। भोपाल में कर डालो। भोपाल में मसल मशहूर है कि जिस सभा या गोष्ठी में राम प्रकाश त्रिपाठी बैठे हो, वह कोई और संचालन करे तो उसको पुलिस उठा ले जाती है। इसलिए मैं संचालन का जिम्मा राम प्रकाश जी को सौंपता हूँ। जय हो राम प्रकाश जी। बहुत उम्दा, पकड़ा दो उसको। तो बोलते मित्रों, ये कुछ अतिरिक्त ही मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे प्रति अतिरिक्त ही कुछ कहना चाहिए लाता होता है कि देवगन जी ऐसा कुछ नहीं है। और भोपाल में कॉफी हाउस हुई है, तो मैं नहीं बता सकता, राजन को बता सकता है, क्योंकि पहला कॉफी हाउस विले रोड पे खुला था। लेकिन हिंदुस्तान में कॉफी हाउस का जो मूवमेंट है उसकी बहुत दिलचस्प हिस्सा ये है कि पहले इंडियन कॉफी बोर्ड हुआ करता था बंगलौर में, और कुछ टेबलें फिक्स थी। जैसे कॉफी हाउस की खास कोने में पत्रकार लोग बैठा करते थे, खास में साहित्यकार लोग बैठा करते थे, कहीं इंजीनियर्स आते थे, कहीं जल्दी अपनी दुकानों पर जाने के लिए निकले हुए जो दुकानदार लोग होते थे वो पहले नाश्ता और कॉफी हाउस करने के लिए बैठ जाते थे। इस तरह से कॉफी हाउस पूरा का पूरा एक समाज भोपाल के अंदर था, और उसके बहुत सारे संस्करण हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत अगर राजेंद्र कोठारी करें तो बेहतर है, वो उसकी हिस्ट्री बताएं। श्री राजेंद्र कोठारी आइए जी। कहाँ है राजेंद्र कोठारी जी? कोठारी जी उपलब्ध नहीं है, गायब हो गए, उनका फोन नहीं लग रहा। चलिए मुकेश शर्मा। भाई मेरा तो क्या है कि बहुत अरसे तक कॉफी हाउस मेरा पोस्टल एड्रेस रहा है। मेरे कई खत जो है कॉफी हाउस के एड्रेस पर आते थे। ऑफिस से आने के बाद सीधे मैं कॉफी हाउस आता था, घर अपने जाता ही नहीं था। वहीं जो है मैं फारिग होके और सीधा रिहर्सल में पहुंच जाता था। अब बाहर से भी कहीं आ रहा हूँ तो बैग लाव लश्कर लेके फिर कॉफी हाउस में घुसता था। कॉफी हाउस में कॉफी पी के इडली वड़ा खा के फिर घर जाता था। ये मेरा एक प्रकार से बहुत बरसों तक वो मेरा दूसरा घर रहा है। और बहुत सारी यादें वहां से जुड़ी हुई। रात वो पोस्टर वहीं बनते थे, उसके टेबल पर सेट डिजाइनिंग होती थी नाटक की, और तमाम बातें। और एक बार ये हुआ कि अवकाश पत्रिका के लिए जो मेरा पहला फोटोग्राफ जो अवकाश में छपा, वो कॉफी हाउस में फोटोग्राफ लिया गया था। ऐसे बहुत बिरले मौके होते हैं जबकि कॉफी हाउस में कैमरा क्लिक हो और सब लोग देखें आपको कि आपका फोटो क्यों खींचा जा रहा है। उस दिन बहुत गौरवान्वित थे, काफी चढ़े थे ऊपर। तो मिला के बहुत सारी बातें हैं कि कॉफी हाउस यानी क्या है। और हम जब राम प्रकाश जी ने बोला कि 70, मुझे याद है कि 68 में मैं कॉफी हाउस यानी न्यू मार्केट में सब्जी खरीदने आता था। तो घर की सब्जी में से कुछ पैसे बचा के 20 पैसे की कॉफी मिलती थी। तो दूसरा कॉफी हाउस था? नहीं, यही था 20 पैसे की कॉफी मिलती थी। उसी पैसे बचा के मैं 20 पैसे में कॉफी पीता था और चला जाता था। आपको फिर के बाद तो उसके बाद
और घर में वो मतलब ये रहता था कि भिंडी भिंडी में वो पैसे एडजस्ट हो जाते। कोई पूछता भी नहीं, पैदल पैदल आता था आकाशवाणी से और पैदल चला जाता। तो ये तो तब तक था जब तक कि भैया मेरे आकाशवाणी में थे, तो वो चले गए तब मैं लावारिस हो गया, और जब लावारिस हो गया तो मेरा एड्रेस कॉफी हाउस हो गया। तो बहुत है, और सब लोग थे, आप लोग सब साथ गप्पे मारते थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि आप बाहर से किसी को देख सकते थे। कॉफी हाउस में जो बाहर से आपका दोस्त गुजर रहा है, उसमें कांच लगे होते थे, आप उसको देख सकते थे। अचानक उठ के आप दौड़ते थे, अरे भैया आजा आजा, और उसको बुला करके और कॉफी बात करते थे। यानी सोशल मीटिंग का अड्डा भी था। पता चला कि आपको बहुत दिनों से एक दोस्त की तलाश थी, वो न्यू मार्केट में भटकता हुआ आपको कॉफी हाउस के सामने से गुजरता हुआ मिला, आपने उसको आवाज बुला के और अपनी बात कर ली। दैट वाज। अभी ये जो नया कॉफी हाउस है, ये इतना ऐसा एनक्लोज्ड है जैसे कि मतलब कोई कैद हो, या ड्राइंग रूम है जिसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो बहुत मजेदार थे, कांच की खिड़कियां। रात को 10 बजे पीछे के दरवाजे से जब बाहर निकलते थे, वो भी कमाल था। सब काम करते रह रहे हैं और बोलते शटर गिरा दो, कर दो, और हम जो है पीछे के दरवाजे से निकलते थे छोटे। जब आखिरी में क्या था, भाई अब कुछ नहीं रह गया, अब तो हमारे पास काम कुछ नहीं रह गया, आप लोग निकलो। धक्का मारा जाता था। जैसे आज जो है वो ट्रम्प को घसीट के बाहर कर रहे हैं, अपने को घसीटा नहीं गया, लेकिन धक्का जरूर मारा गया कि जाओ भाई बाहर जाओ, कॉफी हाउस बंद हो रहा है। और गप्पी तो परमानेंट था दोस्त हमारा, तो गप्पी आगे तुम सुनाओ यार। आज भी है राजकुमार केसवानी जी आज। नहीं, गप्पी को बोल दिया मैंने, हमारे बीच में है। गप्पी सुना रहा है। गप्पी सुना रहे हैं? हाँ, गप्पी को हाँ, तो गप्पी बोलिए राजकुमार जी, इसके बाद। भैया एक बात बीच में, इससे पहले कि तुम शुरू करो, मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो आवाज इको हो रही है, और दूसरी बात ये जो है, इतनी जो है ग्लोरीफाइड बातें मत करो साला। अपनी जो है असली बातें तो कोई बता नहीं रहे हो। मुकेश शर्मा, तुम जो है अपने आप को सिर्फ जो है परमानेंट पता, ये पता, वो पता, दोस्तों को देखना। अबे तुम तो वो देखते थे कि पेमेंट कौन करेगा, कौन फंसेगा, और तुम साले वो सब तो कुछ कह नहीं रहे। ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया क्या? ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया। हाँ तो अच्छा, वो हम याद दिलाएं? ये पोल तुम खोलो। साली बुरी बातें हम ही कहें? अरे मुंह से बोल दे ईमानदारी से ना। नहीं, बुरी बात नहीं है, पोल खोलो। पोल चलो खोल देंगे कार्यक्रम बेटा, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। खोल दो। चलो गप्पी आगे बढ़ो तुम। आगे आगे राजन भाई आगे। आप सबको नमस्ते मेरी। हाँ जी, आपको भी नमस्ते। और जो निवेदन है मेरा वो ये है कि मैं भोपाल में जब 1964 में फरवरी में आया था, तो मेरे परिचित सिर्फ शरद जोशी हुआ कैमरा ऊपर करिए। आप मेरे परिचित सिर्फ शरद जोशी हुआ करते थे भोपाल में। हाँ हाँ, और शरद जोशी उन दिनों गोलघर में काम करते थे। तो वो मैं हमीदिया रोड पर रहता था और शरद जोशी गोलघर से आते थे और हम कॉफी हाउस में मिलते थे। और जो मुकेश कह रहा है कि 20 पैसे में कॉफी मिलती थी, ऐसा मुझे तो याद नहीं है, पर कॉफी हाउस भोपाल की, नए भोपाल की फंक्शनल जगह थी। तो वो आशी करता था ना, उनको क्या पता, बोल दिया। आशी नहीं, और बहुत लोग थे करने वाले। अब हमको अपना नाम क्यों लेना पड़ेगा यार? अब वो तो उस समय भोपाल में मुकेश बहुत जवान थे और उनकी कीमतें अलग लगी होती थी, तो कीमत कौन पेमेंट करता था ये इशू नहीं है। और इशू कॉफी हाउस जो है नए भोपाल की जान हुआ करता था। जो राम प्रकाश कह रहे हैं कि सारी स्कीम बनती थी, तो मुझे अच्छे से याद है कि भावे साहब जब रोडवेज के चेयरमैन बने तो उनने कॉफी हाउस के लोगों से निवेदन किया कि आप बस में चलो, और शरद जोशी और कुछ मित्र उनके साथ भोपाल की बसों में घूमे। जी। तो भोपाल की जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें कोई भी आता था नया भोपाल में, तो वो
उसमें कॉफी हाउस एक बसेरा लगता था और वो मीटिंग ग्राउंड होता था। उन्हीं दिनों आप चकित होंगे ये सुन के कि भोपाल में जो RN वाजपेयी हुआ करते थे, बिरलास के रिप्रेजेंटेटिव ओरिएंट पेपर मिल, या नवीन शास्त्री होते थे जो ग्वालियर रेंज के रिप्रेजेंटेटिव होते, वो भी कॉफी हाउस ही आते थे। और उनके साथ गोपाल स्वामी हितवाद के होते थे, और गोपाल स्वामी के साथ बाद में BT जोशी भी आने लगे और लेले साहब भी आने लगे। इस तरह से पत्रकारों का जमावड़ा होने लगा। जो कॉफी हाउस में ब्यूरोक्रेसी में जो लोग कॉफी हाउस आए, उनमें अशोक वाजपेयी, अरविंद पांडे भी थे और मृणाल पांडे भी थी, और राजकुमार केसवानी उन दिनों हमीदिया रोड पे फिल्मों का काम किया करते थे। याद है। और राजकुमार केसवानी का मुख्य अड्डा कोमल सिंह के यहाँ होता था। वो 70s की बात कर रहे हैं आप। तो यार बातें तो वहीं से शुरू होंगी। अब ये ने सिर्फ यूनियन कार्बाइड से राजकुमार केसवानी को थोड़ी जाना जाए। उसके पहले के राजकुमार केसवानी अलग है भाई। नहीं, राजकुमार केसवानी एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी हुआ करते थे, और जो वीकली निकालते थे उन दिनों, और उनकी क्रिएटिविटी तब भी उतनी ही मजबूत थी जितनी की बाद में हुई। राम प्रकाश, रमाकांत, ये लोग तो भोपाल में बाद में आए। और अगर मैं ये कहूं कि मेरी पहचान कोमल सिंह से हुई, और कोमल सिंह जब अपना कृष्णा सिनेमा में शोले चला चुके थे, उन दिनों केसवानी जी, उनके मित्र वकील, वो भी रेगुलरली मिला करते थे जी। और उसी के बाद जब कोमल सिंह ने राधा टॉकीज बनाया, तो उसी मित्रता के तहत उनने ये कहा कि संगीत कला संगम का बसन बहार वहां से शुरू किया जा सकता है। और पीसी सेठी ने इनॉग्रेट किया, और धन्नालाल शाह संगीत कला संगम के उन दिनों प्रमुख कर्ता धर्ता हुआ करते थे, और जो 12 रुपए लेकर मेंबर बनाते थे। लेकिन कॉफी हाउस से भटक के हमीदिया रोड पहुंच गए। कॉफी हाउस से भटकते में हमीदिया रोड नहीं पहुंचा। मैं ये सारी कॉफी हाउस के रेफरेंस में ही बात कर रहा हूँ। जो मैं आप सबको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि बैकग्राउंड है ये। उस समय जो कॉफी हाउस था वो हमीदिया रोड में, अगर RN वाजपेयी आते थे, या गोपाल स्वामी आते थे, या राजकुमार केसवानी आते थे, या शरद जोशी आते थे, तो ये हमीदिया रोड तो नहीं है ना। सही। RN वाजपेयी तो शमला पे रहते थे, और नवीन शास्त्री ईदगाह पे रहते थे। गोपाल स्वामी जो है पुराने भोपाल में रहते थे। पर हितवाद की कर्मभूमि और यशवंत अरगरे भी उन दिनों हुआ करते थे, और संगीत जी भी हुआ करते थे। तो ये सब लोग हमीदिया रोड नहीं है, पर हमीदिया रोड का कॉफी हाउस उन दिनों नए भोपाल की जान था। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से मदन मोहन तापड़िया की दुकान विंग्स हिंदी साहित्य का एक केंद्र हुआ करता था सुल्तानिया रोड पर, और कॉफी हाउस भोपाल की जान हुआ करता था, नए भोपाल की। और ये हमने पहली बार सुना कि हर जो कॉफी हाउस का कार्यकर्ता है वो कॉफी हाउस का शेयर होल्डर है और मालिक की हैसियत है, और जहाँ पे टिप लोग छोड़ के जाते थे और टिप इनके डब्बे में इकट्ठी होती थी। तो ये भी कॉफी हाउस से ही सीखा लोगों ने। और जो सहकारिता आंदोलन फेल हुआ मध्य प्रदेश में, और कॉफी हाउस अभी जब कोरोना में बंद हुआ
तो कुमार से मैंने पूछा कि पिछले दिनों कितना नुकसान हो गया, तो उसने बताया कि कोरोना कॉल में उसको करीब 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया। तो 2.5 करोड़ का नुकसान भोपाल कॉफी हाउस के सारी ब्रांचेस में मिलाकर होना, ये कॉफी हाउस में बैठने वालों के लिए जो करोड़ों की कभी बात नहीं करते, उनके लिए आश्चर्यजनक था। उससे सही बात, ये तो है। ये अभी बात जो है राजेंद्र भाई कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाऊंगा कि कोमल सिंह राठौर से पहले ही जो है ये जो कॉफी हाउस जो है, मुझे जब हमीद रोड के कॉफी हाउस की बात चली थी, मुझे याद है कि मेरी उम्र जो है 10 या 12 साल की रही होगी। मैं तब कॉफी हाउस जो है कृष्णा टाकीज के बाहर ऑटो हाउस से लगी हुई एक बिल्डिंग में था। पहली बार जो है मैंने अपनी कॉफी जो है वहीं पी थी, और मुझे कॉफी पीने की जो है बिल्कुल तमीज नहीं थी। तो जब पहली बार मैं और मेरा कजिन सिर्फ जो है हम देखते थे बाहर से, और उसके हरे हरे पर्दे जो है बड़ा लुभाते थे, तो हम जो है पहली बार जब अंदर गए और कॉफी ऑर्डर की थी, तो उस वक्त इतनी कड़वी लगी थी कि जो शक्कर का पूरा प्याला था वो हमने पूरा खाली कर दिया, लेकिन उसकी कड़वाहट जो है सारे मिठास के बावजूद खत्म नहीं हुई। वो जो कड़वाहट जो थी वो दिल को ऐसी भा गई और जबान को ऐसी चढ़ गई कि वो तब से चढ़ी तो आज तक चढ़ी है। अब 50 साल 60 साल हो गए। तो वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जब न्यू मार्केट वाला कॉफी हाउस शुरू होता है, तो वहां पर जाने की जो है एक खास वजह जो होती थी, एक तो दोस्तों के साथ होना, और दूसरा जो है एक राजेश जोशी नाम के हमारे दोस्त हुआ करते थे, जो जिनको जो है मतलब गाड़ी चलाने से जो है सख्त परहेज हो गई थी और चली गई थी। तो उनको शाम को साथ लेके जो है मैं अक्सर जो है वहां चला जाता था, क्योंकि राजेश जो है वहीं पे कॉफी हाउस से उठने के बाद जो है वो अमर पंजाब होटल में खाना खाने भी जाते थे। तो जो है खाना भी उनके साथ जो है कई बार हम लोगों का हो जाता था, जिसमें राम प्रकाश भी आ जाते थे, शशांक सिंह आदर्श नामक एक महापुरुष हैं वो भी होते थे। तो वहां पे जो है काफी सारी जो है ऐसी एक्टिविटीज होती थी, जिसका केंद्र जो है वो जो एक टेबल होती थी खास, जिसका ये 10-12 लोग जो है 4-5 से शुरू होके 10-12 में फैल जाती थी, और उसमें जो है पत्रकार और साहित्यकार का जो है दायरा सिमट के जो है वो एक समूह में बदल जाता था। और जब जब शरद जोशी वहां होते थे, तब उसकी रंगत तो जो है कुछ और ही होती थी, क्योंकि सारा केंद्र इसलिए बन जाता था कि वहां पे ठहाके इस कदर लगते थे कि चारों तरफ बैठे हुए लोगों का ध्यान उसी की तरफ जाता था। और उसके साथ जो है कॉफी हाउस के साथ जो सबसे दिलचस्प बात जो ये थी कि वहां पर जो लोग बैठते थे, आज वो उसमें से बहुत सारे लोग नहीं है, ऐसे कैरेक्टर्स थे जैसे एक विनोद चोपड़ा होते थे, या एक गप्पी को याद होगा वो भादुड़ी साहब होते थे। दादा भादुड़ी नहीं, वो भादुड़ी जो सेल्स का काम करते थे, अरुण बहादुरी। अरुण बहादुरी। हाँ, तो ये लोग जो है ऐसी एक ऐसा दिलचस्प, और एक हमारे एक दोस्त और होते थे जो हमारे टेबल पे भले ही साथ ना हो, लेकिन जो है वो पूरी कॉफी हाउस में मौजूद होता था। उसका नाम हम उसको विजय काला। विजय जो है विजय के फादर जो थे वो भोपाल टाकीज से पहले जो है ऑपरेटर थे, बाद में मैनेजर हो गए थे उसके, फिर बाद में लिली टॉकीज के मैनेजर हो गए। वो हरिकृष्ण सिंह जी नाम था उनका। तो ये विजय जो है, विजय भी एक बड़ी अजब सी एक वो था। ऐसे ही वो कितने लोग थे। मुझे ये भी याद है कि एक जमाना ऐसा आया जब ईरानियन स्टूडेंट्स जो थे एमएससीटी के, वो जो है बड़ी तादाद में वहां बैठते थे। हालत ये हो गई थी कि आईसीएच को जो है ईरानियन कॉफी हाउस कहा जाने लगा था। वो कहते थे ईरानियन कॉफी हाउस हो गया ये तो। और उस वक्त जो है खुमैनी के समर्थक और कम्युनिस्ट समर्थक जो थे, उनके बीच में एक क्लैश भी हुआ था, सारे लोग अरेस्ट हुए थे। और ये सब सिर्फ कॉफी हाउस के रिश्तों की बदौलत ही ये था
कि उनकी जमानत जो है देने के लिए कोई तैयार नहीं था, और मैंने जो है अपने प्रेस के कागजात गिरवी उस पे जमानत पे उनको छुड़वाया था। एक इसी से सिलसिले में याद आ गया, वो हमारे जगत पाठक और एपी जैदी, ये लोग जो थे, इन लोगों ने कहा कि यार इसका कुछ करना है। तो ये कॉफी हाउस में जो रिश्ते, आप सोचें कि जो उस वक्त पैदा हुए हैं, आज गप्पी को जो है इतने अरसे के बाद देख के भी जो है किस कदर जो है खुशी हो रही है। राजेंद्र भाई से या राजेश से, प्रकाश से, इनसे तो मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जो है एक ये सिलसिला हुआ है, न जाने कितनी बातें, कितनी 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 चीजें हैं जो याद की जाएं। अब लेकिन ये है कि हाँ, अब इस सिलसिले को कोई, मैं लगातार, मुझे ही अकेले नहीं बोलना है। ये राजेश जोशी नाम के जो महापुरुष हैं, जो मोदी जी की तरह बाल बढ़ा के और दाढ़ी बढ़ा के बैठे हुए हैं, तो जरा वो कुछ कहें तो अच्छा रहेगा। इरशाद इरशाद मोदी गंजा है यार, मोदी जी के बाल के बढ़ाएंगे। अरे जबरन में लगे लगे। तुम्हें अपमानित करने का इससे अच्छा और कोई तरीका मेरे पास नहीं है। देखो, एक ट्रंप गया, दूसरे ट्रंप की बारी है। अरे भैया, बारी तो जो है, हम तो कह रहे हैं कब आ रही है बारी, जल्दी करो। आएगा आएगा, थोड़ा सब्र करो। आखिरकार ट्रंप ने भी जाते जाते बहुत सब्र करवाया कि नहीं, मैं नहीं हार रहा हूँ। कल तक लगा रहा वो। अपनी याद गुलजार करें। नहीं, इस फिलिस्तीनी वाले किस्से में एक और चीज है कि राजकुमार ने एक अखबार निकाला था। उस अखबार में वहाँ के ईरान के आंदोलन के बारे में बहुत सारी खबरें छपनी थी। फोटोग्राफ दिए गए थे। उस फोटोग्राफ में आयतुल्लाह खुमैनी का ही तस्वीर थी। तो इनने क्या किया था हरामीपन, कि आयतुल्लाह खुमैनी की तस्वीर के फ्रेम के अंदर टाइप करके लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन लिख दिया था। और ये आइडिया जो है इसी बदमाश आदमी का था जो बयान कर रहा है। ये आइडिया भी इसी आदमी का था जो बयान कर रहा है अभी, रामप्रकाश त्रिपाठी। सही है। लेकिन ये सच है कि ये इस कॉफी हाउस की बदौलत ही जो है, उस मामूली से अखबार, इस मामूली से आदमी के मामूली अखबार की औकात जो है वो ये थी कि इसमें लिखने वाले जो है हिंदुस्तान के आज जो है तमाम नामवर लोग हैं, जिसमें रामप्रकाश त्रिपाठी, राजेश जोशी, शरद जोशी, शशांक, विनय दुबे, सब लिखते थे। एक डिलक टोटल हुआ करता था उनमें ना, है डिलक टोटल हुआ करता, डिलाइट टोटल, जहां पे मेरा ऑफिस था, जहां पे देवकांत जो है, देवकांत ने जो है मेरी गरीबी के आलम में इतनी मदद की है। इस आदमी ने मार्कफेड से अपनी तनख्वाहें एडवांस ले लेके जो है मेरे अखबार को चलाने में मेरी मदद की है इस आदमी ने। अच्छा, ये राजकुमार भाई, ये बताओ, आपकी अंग्रेजी फिल्मों का हिंदी ट्रांसलेशन कौन करता था टाइटल का? एक नाम बताऊं? हाँ बोलो। किस बैंग बैंग? नहीं काटो मारो काटो। नहीं, वो थी नहीं, उसका नाम था किस किस किल, उसको मैंने किया था हिंदी में चूमो चाटो मारो काटो। और एक इंग्लिश पिक्चर मैंने रिलीज की थी, उसका नाम था डेथ इज क्विक, तो मैंने उसका नाम रखा था उठ जम्मू दे मार दे गोली। और राजकुमार, फिरोज खान के बारे में क्या राय है तुम्हारी? फिरोज खान के बारे में, फिरोज खान ग्रेट मैन, नॉट अ ग्रेट एक्टर, ही वाज अ ग्रेट मैन। एक धर्मात्मा फिल्म आई थी। हाँ, गॉडफादर से इंस्पायर्ड थी वो। हाँ, वहां से तुम्हारा फिरोज खान से मेरी मुलाकात दुबई में हुई जाके, हाँ आईफा सिने अवार्ड्स में। हाँ, है, हम काफी हाउस की बात कर रहे हैं। राजेश जो है ये बचता क्यों फिर रहा है? राजेश क्यों नहीं बोलना चाहता? कोई बच्चा नहीं फिर रहा है। तुम लोगों ने दो परमानेंट सिटर्स का नाम भूल गए तुम लोग। एक तो मुफलिसी का इसका और एक यदुराज के छोटा भाई का
था ना, किरण 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 ऋषिराज। तो ऋषिराज और मुफलिस जी, ये दो बहुत ही प्रोमिनेंट सही है। मुफलिस जी बेचारे अभी गुजर गए। एक नाम और आप भूल रहे हैं, तो राधा कृष्ण बेलूरी थे। हाँ, राधा कृष्ण वो राधा कृष्ण भी थे। और हाँ। ये हमारे चोपड़ा जी, इनको देख के तो घड़ी जाएगा से और नहीं, एक विनोद जो चोपड़ा का सबसे तो नाम लिया चर्चित नाम आप लोग भूल गए, वो है अनिल कुमार का। और अनिल कुमार जी ने जब इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से वो अचानक आए और टेबल को बजाते हुए उन्होंने कहा कि यार एक गीत लिखना है, चिकमंगलूर चिकमंगलूर बोलते दिल्ली कितनी दूर, चिकमंगलूर। ये इस तर्ज पे वहीं टेबल ठोक के वो गीत लिखा गया। सही है। अनिल कुमार जी का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है भाई कभी हाउस के। उनके साथ वो कृष्टि मेहता भी आते थे कभी कभी। आज के प्रवचन भी आए कुछ दिन के लिए। अनिल कुमार तो बहुत हुए थे। होली के टाइम टाइटल क्या दिया? अरे वो टाइटल वो तो मैंने और अनिल कुमार और राम प्रकाश, हम 3 लोगों ने तो बनाए थे, वो मेरे पास अभी तक पड़े हुए हैं। खतरनाक है कि बताए। अब वो जो है वो तो उसमें फिर भोपाली लफ्ज है सारे। वो तो सब भोपाली है। और एक जो है पैरोडी जो है, मैं सिर्फ याद दिला सकता हूँ कि एक पैरोडी से हमने शुरू किया था उसको। मैं वो असल गाना सुना देता हूँ कि सुनो जाना मेरे पहलू से मत जाना, अगर जाना तो यूं जाना जुदा तंत्र से कर जाना। अब इसको जो है राम प्रकाश को याद आ गया होगा कि क्या बनाया था हमने। राम प्रकाश याद है? सुना दूं क्या? असल वाला भी, वो जो बाद में पैरोडी बने थी वो बताऊं क्या? तुम्हारा ये शहर का हर बशर, तुम्हारा घर का घर। वाह राजकुमार वाह। नहीं, अब ये राजेश बहुत कह रहे हैं ना, राजेश के पहले इश्यू का किस्सा मैं बता देता हूँ। हाँ, राजेश जी एक कविता छपी थी लखनऊ में, हाँ, और एक पत्र आया था इनके नाम, मुद्रिक विक्रम नाम की लड़की का। राजेश जोशी जो है वो राजेश जोशी चिट्ठी लेकर के जेब में रख करके आए, बोले कि देखो यार ये लड़कियां मुझे चिट्ठी लिख रही हैं, ये कर रही हैं। अब शशांक भी थे, बहुत बदमाश आदमी वो भी थे, उसमें षड्यंत्र में शामिल थे, उसमें षड्यंत्र में शामिल थे। और जो प्रदीप घोष नाम के एक सज्जन है जो जुड़ने वाले थे, पता नहीं जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, प्रदीप घोष उसमें शामिल थे। ये सारे के सारे लोग शामिल थे और काफी दिनों तक इस सिलसिले को चलाते रहे हम लोग कि ये आ रहे हैं। अब हम लोग कहते थे किसी लड़के ने लिखा होगा यार चिट्ठी, किसी लड़की की लिखी हुई नहीं है, हैंडराइटिंग नहीं है। तो शशांक कहता है कि इसके लड़कियों की हैंडराइटिंग का ऐसा कर्व होता है, वैसा कर्व होता है, ये लड़कियों की हैंडराइटिंग नहीं है। लेकिन राजेश कहते कि नहीं, तुम सब सारे जलते हो और ऐसा नहीं है, ये लड़की नहीं मुझे चिट्ठी लिखी है। ये सब इसके बाद आए प्रदीप घोष, और प्रदीप घोष ने एंट्री लेकर के कहा कि एकदम पैर छू करके राजेश जोशी के कि दादा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर उस लड़की के ऊपर छलकने से कर रहा हूँ, तो तुमने यार उसके ऊपर डोरे डाल दी। अब राजेश हमारे ऊपर चढ़ बैठे कि देखो ये भी प्रमाण है इस बात का, और ये सब होता रहा। और उस चिट्ठी में जो सबसे बड़ी कंफर्मेशन, जो विश्वसनीय बात थी, वो ये थी, उस चिट्ठी में ये लिखा था कि राजेश तुम्हारा पता मुझे कृष्ण कमलेश ने दिया है। और ये फ्लेम टेस्ट था कि कृष्ण कमलेश ने दिया है, तो पक्का ही होगा। क्या हुआ? तो फिर एक दिन कृष्ण कमलेश ने आकर के पोल खोल दी, तब जाकर के रहस्य खुला, वरना ये उसने प्रदीप घोष ने किया। चलो ये खुल गया, लेकिन ये एपिसोड करीब महीने भर तक रोज मनोरंजन का कारण बना रहा। और ये तो बता रहा है ना, आप जरा सोचिए कि राजेश, हमारे शरद जोशी जी की कितनी सीरियल्स और कितने फिल्मों के प्लॉट्स कॉफी हाउस में बने,
कॉफी हाउस बंद हो जाता था, मुकेश कहते थे पिछले दरवाजे से निकलते थे, फिर पुलिया पे जाके बैठ जाते थे माता मंदिर की पे। और हरिहर जोशी एक हुआ करते थे, वो आते थे, ज्वाइन करते थे। हरिहर जोशी और फिर शरद जोशी मिलकर के फिल्म बनाया करते, तो पूरे फिल्म के प्लॉट डिस्कस होते थे। ये बहुत ही मजेदार दौर था। और क्या गप्पी आप कुछ बता रहे थे? अरे मैं ये बता रहा था इससे रिलेटेड कि हमारे लिए तो, मैं तो यंग था आप लोगों में, आज भी हूँ, तो मेरे लिए मैं आज भी हूँ। राजेंद्र तिवारी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था इनके साथ बैठना और बातें सुनना। मैं तो श्रोता ज्यादा होता था, लेकिन एक बार की बात है, राजेश जोशी, हरि जोशी ये सब बैठे हुए थे, किसी बात रामकाज जी से शरद जी की बहस हो गई। बोले देखो ज्यादा बात मत करो, हम 4 जोशी मेजॉरिटी में अभी इस टाइप की बात। क्यों घबरा रहा है? ये फिल्म लगती चोरनी लगी थी, तो मुझसे बोले अपने डायलॉग लिखे, नहीं देखी, पैसे नहीं। तो हमने अभी ये पत्ता हरा पत्ता देखना, और फिर उन्होंने मुझे 5 रुपए। आवाज नहीं तो आवाज कट रही है। आवाज क्यों कट रही है? आवाज क्यों कट रही मालूम नहीं। अच्छा चलो, तुम अब हो गया। अब राजेश तुम बोलो, तो फिर जो है। हाँ राजेश बोल भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं सब वही किस्से सारे किस्से कॉमन है, वो जो सुनाए जा रहे हैं उसमें मैं तो सिर्फ वो कर रहा हूँ, मतलब जो नाम भूल रहा हूँ वो भी याद दिला रहा हूँ। अरे वो कॉमन तो है वो, लेकिन जो है वो कमीन किस्से कौन सुनाएगा? तुमने शशांक को क्यों नहीं बुलाया? शशांक को किसने सुना था? शशांक को किससे? वो तो अपनी सुंदरता हाँ यार, राजेश जोशी जमानत आता है यार। ये महाकवि तो आप लोगों ने बात को बना दिया। अरे आप एक मजेदार चीज तो सुनो। क्या आवाज आ रही है? आ रही है। वो जो शुरू में हुआ था ना, कि बताया था राजकुमार भाई ने, अरुण बहादुर और तो चोपड़ा खुलवाते कॉपी, और सब में अर्ली मॉर्निंग एंट्री उन्हीं की होती थी। तो एक दिन अरुण बहादुर बैठे, इतने साल हो गए उनको, लेकिन कभी हिंदी नहीं आई ठीक से बोले। तो मैं फिरोज शरीफ बोलते हैं कि यार वो सूरज कुंड में एक नरसिम्हा राव सो जाने से सूरज कुंड में अधिवेशन हुआ है। तो बोले सूरज कुंड में अधिवेशन हुआ, नरसिम्हा राव के सो जाने से कैसे हुआ भाई? तो फिरोज शरीफ बोलते हैं भाई इसके ट्रांसलेट मैं करता हूँ, असल में ये बोलना चाहा है। और वो मुनमुन सेन बोलते थे मनमोहन सिंह को। तो ऐसे अनगिनत चीजें हैं, उनकी ट्रांसलेटर रखना पड़ता था। मालूम है। और थोड़ी भट्टाचार्य बहादुरी थे, बहादुरी। एक्सीडेंट से मौत हुई है, रोड एक्सीडेंट में मारा गया बेचारा। ब्रीफ के साथ में लेके चलते थे वक्त। और पहली रामपुरा कॉफी हाउस की नहीं क्या? एक पहलवान सा आता था सिटी से, भरत रोड में एक्सीडेंट हो गया था उसका। अरे वो राशिद अंसारी आता था। वो तो ये होता था कि जब भी कभी ये मई दिवस की या उसकी जो मीटिंग होती थी, तो वो आके कहता था यार चलो तुम सब लोगों को कॉफी पिलाते हैं। वो अक्सर बहुत लोगों को कॉफी पिलाया करता था। एक शरद जोशी भी थे, और शरद जोशी का तो इनकम चाहे जब होती रहती थी, महीने में कभी भी चेक आ जाता था उनका, फ्रीलांसर थे।
हम लोगों की बंदी बनाई तनख्वाह थी। लेकिन सब तो कांटेक्ट ये हुआ कि पहले और दूसरे हफ्ते में हम लोग कॉफी हाउस का खर्चा दिया करेंगे और बाद को शरद जोशी दिया करेंगे, ये तय हो गया। मगर शरद जोशी हस्त मामूल भूल गए उसे, तो हम लोग पहले हफ्ते से ही उनसे वसूली करना शुरू कर देते थे और जब उनको होश आता था तो वो बहुत गालियां देते थे। तो ये सब बहुत सिलसिले थे और अकेले शरद जोशी ही नहीं, बहुत सारे आने वाले तो जो तमाम सारे साहित्यकार थे, दुष्यंत भी कभी कभी आते थे, बहुत सारे लतीफे उनके बनते थे। तो रोचन जी आने लगे थे। अरे तो रोचन जी जब पहली बार कॉफी हाउस में आए और पहली बार बहुत देर तक बैठे, उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि आपको घर पे छोड़ दें। बोले नहीं भाई, हम घर पे तो हम चले जाएंगे। और तो रोचन जी चले गए। बाद को जैसा कि हुआ 10:30 बजे के करीब कॉफी हाउस बंद हुआ, हम लोग पीछे निकले, लेकिन कुछ गपशप हमारी बंद नहीं हुई। तो शरद जोशी बोले कि यार वहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है रंगमहल में, रंगमहल के अंदर टाकी चाय बहुत अच्छी मिलती है। हम लोग वहां जाने लगे तो देखा कि रंगमहल के चौराहे के ऊपर त्रिलोचन जी घूम रहे हैं। तो हमने पूछा कि अरे आप तो घर जाने वाले थे, क्या हुआ? तो बोले अरे भाई हम क्या करें, अपना घर भूल गए। ऐसे किस्से भी बहुत सारे जुड़े हुए उससे। क्या कुछ कह रहे थे यार? काफी हाउस का इतिहास लिखा जाता। जब से तुम बैठे हो राजेश, तब से बाल बना रहे हो साला, ये क्या है? ये क्या करें यार, आज उसने कह दिया कि 600 रुपए लगेंगे बाल कटाने के। मैं तो पहली बार तुम क्या उसमें से जुए निकाल रहे हो? जुए भर गई क्या? हाउस वाइब्रेंट होता तो अभी चंदा हो जाता यार। सुनो राम प्रकाश, तुम्हें याद है कि तुम्हें याद है कि राजेश ने समर गाथा में सुनहरी जुओं का जिक्र किया था, वो अब उसके बालों में आ गई हैं। थोड़े दिन तो आ ही जाएंगे, अभी तो नहीं आएंगे पर आ ही जाएंगी थोड़े दिन तो अरे राम प्रकाश अभी भी कर सकते हैं आप लोग। काफी हाउस नहीं रहा तो क्या हुआ? आप लोग चंदा करिए, 600 रुपए चंदा कर लोगे तो 60 रुपए में कटाऊंगा। राजेश तुम जो है ना मुकेश के पड़ोसी हो गए, ये मालूम पड़ गया। एक बार क्या हुआ, और राजेश एक मुफलिस जी की वो गोष्ठी हो रही थी और काफी देर तक गोष्ठी चली और काफी सारे के सारे लोग थे और बाद को हम लोग नाश्ता वास्ता सब लोग कर रहे थे। जीवनलाल वर्मा विद्रोही उसमें मौजूद थे। तो जब लगभग गोष्ठी समाप्त हो गई और हम लोग कॉफी वॉफी पी रहे थे, तब लास्ट में सोमदत्त आए तो सोमदत्त ने कहा कि भैया क्या हुआ, ये तो गोष्ठी का क्या हुआ? तो बोले, जीवनलाल वर्मा विद्रोही बोले कि देखो ये साहित्यकारों की गोष्ठी है, ढोल डॉक्टरों का यहाँ क्या काम है? तो पहली बार मैंने इतना स्मार्टली जवाब देते हुए सोमदत्त को देखा। उनने जवाब दिया कि मुझे तो यहीं भेजा गया था कि यहाँ उन्हीं की गोष्ठी हो रही है। तो पहली बार विद्रोही जी बोले कि यार इसने मेरा मुंह बंद पहली बार किया सोमदत्त ने। शरद जोशी उसके किंग थे, इसमें कोई शक नहीं। शरद जोशी हरी कथा है, काफी हाउस तो हरी कथा है, अनंता है। हाँ। और कौन बच गया भाई? भागीदार बुलाया नहीं इन लोगों ने, शशांक बुलाना था। तुम्हारा तो दिल लगता नहीं उसके बिना ना। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारा तो दिल लगता नहीं उसके बिना। हाँ ये तो सही बात है। राजकुमार का मैं समर्थन करता हूँ। मैं भी समर्थन करता हूँ। लेकिन जो है इस मियाँ बीबी के रिश्ते में जो है, ये देखो कि जो दूसरी पार्टी है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ये है कि नहीं है। हाँ वही तो दिक्कत है। ये तो दिल लगी का मामला है भाई साहब, इस पे कुछ नहीं कर सकते। हाँ है दिल लगी नहीं है, ये दिल का मामला है ये। हाँ। बाद को तो काफी लोग नमूदार हुए हमारे। जैसे एक बहुत मजेदार किस्सा ये है कि पहली बार, लोगों को नहीं मालूम होगा,
मतलब हम लोगों को तो पता ही है खैर। हाँ। गाड़ी अचानक कॉफी हाउस के सामने रुकी, अर्जुन सिंह की गाड़ी थी वो। अबे तुम सिंह ने पूरा सुनाओगे ये? ड्राइवर को भेजा शरद जोशी को बुलाने के लिए। शरद जोशी ने कहा कि कौन बुला रहे हो? साहब बुला रहे हैं। कौन साहब बुला रहे हैं? जिनको मिलना है यहीं आ जाएं। फिर उसने बताया कि नहीं, वो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं और अर्जुन सिंह जी हैं, वो बुला रहे हैं। तो शरद जोशी ने कहा कि यार कुछ ज्यादा हो जाएगा, मैं चला जाता हूँ, क्या बात है। तो चले गए। वो जाकर के, अब उसके पहले गोष्ठी हुई थी यहाँ, प्रभाकर श्रोत्री गोष्ठी चलाया करते थे उसमें, संवेद गोष्ठी में शरद जोशी भी थे और अध्यक्षता करने के लिए बुला लिया था उन्होंने अर्जुन सिंह जी को। तो अर्जुन सिंह जी ने अंत में भाषण दिया और अध्यक्षता करते हुए कि साहित्यकारों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिमकाना करना चाहिए। शरद जोशी खड़े हो गए, बोले कि हमने कभी खड़े होकर के आपसे कहा है कि आप यहाँ नाली खुदवा दो, यहाँ सड़क खुदवा दो, यहाँ ये करवा दो, वो करवा दो, हमने कभी बोला है आपसे? हमने नहीं बोला। हमने इसलिए नहीं बोला कि हम उसके विशेषज्ञ नहीं है, और आप तो पाठक भी नहीं है ठीक से। आप तो पेरी मेसन को पढ़ते हैं और अपने तकिए के नीचे ऐसी ही किताबें रखते हैं। उन्होंने 4 नाम लिए अंग्रेजी के। अब अर्जुन सिंह तो अर्जुन सिंह थे। उन्होंने जवाब दिया कि शरद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरे पास ऐसी ही किताबें हैं, लेकिन आपने मुझे सावधान कर दिया, आपसे मैं हिंदी भी रखा करूंगा अपने बेडरूम में। ये एक संदर्भ था पहले का। उसके बाद में ये हुआ, शरद जोशी को उन्होंने बुलाया, शरद जोशी चले गए। थोड़ी देर बाद लौट करके आए, बोले यार मुझे मंत्री जी साथ ले जाना चाहते हैं, आप लोग इंतजार करना मेरा। हमने कहा इंतजार तो हम कर लेंगे, कॉफी हाउस का पेमेंट आप कर देना, हमको 2-4 लगेंगी। बोले ठीक है, हरामी तो हो ही तुम लोग। चले गए। तो वहां जाकर के उन्होंने पहली बार बातचीत की कि आजादी की 25वीं वर्षगांठ मन रही है और एक बड़ा उत्सव मनाना है, और सेठी जी कह रहे हैं कि बहुत बड़े व्यापक स्तर पर उत्सव होना चाहिए, और आपने उस दिन मुझसे कहा था कि आपको संस्कृति की कोई समझ नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि समझ नहीं है, आप बताइए कि क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो था 1973 का, वो शरद जोशी और अर्जुन सिंह के बीच में बना था। उसके बाद लौट करके आए, फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि बाकी सब तो ठीक है, साहित्यकारों का आप जुटा लेंगे, कलाकर्मियों को जुटा लेंगे, तमाम सारे लोगों को जुटा लेंगे, लेकिन एक हमको कोई ऐसा बताइए रुचिवान प्रशासनिक अफसर जो इसमें मदद कर सके। तो शरद जोशी ने कहा एक नया लड़का है, जीईडी में आया है, उसका नाम अशोक वाजपेयी है, उसको ले सकते हैं, वो जरा साहित्यवाद में रुचि भी रखता है, संस्कृत में भी रुचि रखता है। तो अर्जुन सिंह जी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, सीधी में कलेक्टर थे, तब से मेरी उनकी जान पहचान है, अच्छा नाम लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी बीजारोपण भी, इस बीजारोपण में भी कहीं ना कहीं कॉफी हाउस की भूमिका है। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे प्लान यहाँ बनते थे, उद्योगपति यहाँ बैठते थे, और नाम लिए राजेंद्र कोठारी जी ने, बीटी जोशी थे, डीबी लेले थे, और तमाम सारे सीनियर पत्रकार थे, वो लोग आकर के बैठते थे। राजकुमार केसवानी जैसे महान पत्रकार भी बैठते थे। संचालन कर रहे हो? महान नहीं है, नहीं महान तो तब भी थे, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में थे। राम प्रकाश तुम संचालन कर रहे हो? अबे तुम भूल गए कि तुमको संचालन करना था, तुम तो खुद ही बोलने। चुप हो जाता हूँ तो बोलो। देवकांत को बोलो ना यार, देवकांत ने नहीं बोला, राजेश ने नहीं बोला। मैंने बोल दिया, जितना जितना बीच बीच में आप बोल सकते थे सब बोल दिया। तो देवकांत ने तो कुछ नहीं बोला। देवकांत तो वो है, होस्ट है। होस्ट नहीं है, वो है, उसको बोलना भी तो है। एडमिन है, एडमिन। आजकल क्या एडमिन बोलता नहीं है क्या? त्रिपाठी जी को। हाँ एडमिन साहब कुछ बोलिए। हाँ दोस्तों, इंडियन कॉफी हाउस से मेरा रिश्ता बहुत ही अजीब व गरीब और बड़ा प्यारा है। मैं पहले डोसाखाने वहां जाता रहता था, फिर मैंने एक एंड गेम नामक नाटक खेला, वहां काफी अक्सर सुनता रहता था कि नाटकों की चर्चा होती। एंड गेम खेलने के अगले दिन गया, तो एक आदमी मिला मुझे, उसने 1 घंटे तक मेरा इंटरव्यू कि सैमुअल बेकेट क्या जानते हो तुमने ये क्यों बनाया, तुमने गीता का श्लोक पीछे क्यों डाला, वो बीच में उठ के क्या हो गया,
और मैं परेशान हो गया उसके सवालों से, लेकिन पुरजोर जवाब दिए। उस आदमी का नाम था राम प्रकाश त्रिपाठी। फिर मेरा कॉफी हाउस में आना जाना शुरू हो गया। ये तो बड़ी अच्छी जगह है यार। तो जब भी मेरा कोई नाटक होता तो प्रतिक्रियाएं जानने के लिए 3-4-5 दिन तक कॉफी हाउस में डटा रहता। यार इस पे मुझे याद आया, आपने खिड्डू का नाम तो आया ही नहीं है इसमें। हाँ, प्रशांत गिरवड़कर। प्रशांत का खिड्डू बाबा अपना। प्रशांत मेरा बड़ा अजीज दोस्त है। हाँ एंड गेम में वो तभी तो याद आया उसका। एंड गेम में तुम्हारे साथ था वो। हाँ, और उसने देवयानी का कहना क्या, स्टेज और लाइट की थी, पूरा काम उसने किया था वो। आज भी मानता हूँ सिद्धू से बड़ा टेक्नोक्रेट थिएटर का कोई नहीं है। बहुत सही बात है। जबरदस्त लड़का है, मेरा बड़ा अजीज दोस्त है। तो वो तुम्हारा ड्राइवर कहाँ चला गया यार? यार मेरा राजेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह ठाकुर। वाइस चांसलर राजेंद्र सिंह। सुनिए राम प्रकाश जी, कुंवर राजेंद्र सिंह ठाकुर, हाँ डॉक्टर कुंवर राजेंद्र सिंह ठाकुर देवास यूनिवर्सिटी देवास के वाइस चांसलर हो गए। कौन से यूनिवर्सिटी के? अरे सूत्रधार के सारे फोटोग्राफ उसके पास हैं यार। उसने अपनी यूनिवर्सिटी खोल ली। अच्छा, अरे वाह। क्या खोल ली? यूनिवर्सिटी जैसे संतोष चौबे ने खोली ना, हाँ यूनिवर्सिटी खोल ली। और भोपाल यूनिवर्सिटी सारे रिटायर्ड आदमियों को वहां रख लिया। कहाँ खोली? देवास घर है। अरे वाह। मैं गया देवास तो भाई साहब मेरा ऐसा वेलकम हुआ, मतलब जैसा शादी में भी नहीं हुआ था। मतलब क्या बात, ऐसे लोग आए। हाँ, मैं कुछ लोग और याद करना चाहता हूँ कॉफी हाउस के। जी जैसे अरुण बहादुर और विनोद चोपड़ा कॉफी हाउस का दरवाजा खोलते थे। एक थे सुरेश व्यास, नापतौल विभाग के डायरेक्टर। सुरेश व्यास वो रात को दरवाजा बंद करते थे, वो फिर जाते थे। नारायण पते, सुरेंद्र बड़कोर, शिव मोहन मिश्र पत्रकार 75 साल के हैं, लेकिन पहली कॉफी इंडियन कॉफी हाउस में पीते हैं, बरसों से लगातार आते रहे। ये नए लोग हैं, वहाँ के हैं। और योगेश सियाल, जयेंद्र कोठारी। एक दिलचस्प बात देवकांत जोड़ना चाहता हूँ कि लेले साहब जो है वो खुद आते थे, उसके बाद उनका बेटा भी वहीं बैठता था। हाँ, शशांक मेरा गहरा दोस्त था। पहले वीडी लेले, फिर उसके बाद शशांक। शशांक मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ, तो वो भी बहुत बैठता था वहीं पे। हाँ, फिर जैसे जगत पाठक चले गए, जगत चला बहुत गया। बैठते थे, बहुत ज्यादा बैठते थे। एक था माहेश्वरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक पूरा ग्रुप था। चार्टर्ड लोगों का। वो जो है जयंत कोठारी, ललित महेश्वरी, अशोक सुराणा। वो ज्ञान भारती वाले का क्या नाम था? अरे वो यार, ये राजेंद्र भाई को नाम याद होगा उसका यार। अरे यार हम सबको याद था, पर मैं नाम ही भूल गए। लेकिन नहीं, मुझे एकदम नहीं याद आ वो, क्योंकि मुझे नहीं, वाजपेयी नहीं था। ज्ञान भारती वाला जैन उसका पूरा हाँ, नाम। वो जैन का नाम क्या था? ज्ञान भारती का जो जैन जो है वो सारे चित्रकारों के लिए पेंटिंग का। हाँ, वही। हाँ। किशोर उमरेकर। किशोर भी बैठा कुछ दिन तक। नहीं, किशोर बैठा, बल्कि गैस कांड के बाद जो नीति बनी, जो सड़क के ऊपर प्रदर्शनी लगाने की या पहला जुलूस निकालने की गैस कांड के बारे में, सब में किशोर की बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो किसी के साथ बैठ कर के, तब तो शरद जोशी मुंबई चले गए थे, लेकिन किशोर की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। इन सब लोगों ने फिर सबसे पहले न्यू मार्केट में ही एग्जीबिशन लगाई थी,
उसके बाद में पूरे शहर में उस एग्जीबिशन को शिक्षक क्यों ढूंढ रहे हैं मनोज कई कुलकर्णी? सालों तक 10 साल तक लगभग यूनियन कार्बाइड पे वो लगाता रहा। एक बहुत बहुत बढ़िया याद है मेरी कॉफी हाउस की। हम्म। सफदर हाशमी भोपाल आए हुए थे हाँ हाँ, रविंद्र भवन में उसने एग्जीबिशन लगाई थी। और मैंने सूत्रधार की तरफ से कॉफी हाउस में ऊपर बैठक रखी थी। उसमें शहर के सारे थिएटर वाले आए थे और उनने दिल खोल के सफदर हाशमी से बात की थी। मेरे यादगार दिनों में वो दिन भी है। तब वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पब्लिसिटी ऑफिसर होते थे। हाँ हाँ, ये 83 की बात है। 6वें साल की उसके मैंने तो उसे कंडक्ट किया था। हम लोग बोले उसमें भाग लिया। दूसरी है, एक थे राजेंद्र गुप्ता, हाँ थिएटर आर्टिस्ट, और सुधीर कुलकर्णी और कमल चोपड़ा। सही है। वो मेरे कमल साथ चोपड़ा रेगुलरली कॉफी हाउस में ऊपर बैठा करते थे। नहीं देवकांत जी, अगर ध्यान हो आपको, बीवियों का मदरसा लेके आए थे भाई। सूत्रधार की ओर से ऊपर गोष्ठियां हुआ करती थी, बड़े थिएटर मैन को बुला करके नाटक के दूसरे दिन हाँ याद गोष्ठियां है। हुई हैं। एक बार मेरे को एक शैलेंद्र के खिलाफ तिवारी, कुछ बोल दिया क्या राजकुमार? हाँ, अच्छा, तुम्हें याद है कि पुलिस, तुम्हारा एक झगड़ा हुआ था जिसमें पुलिस तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम मुझे छुपे छुपे मिले थे, और वो इंस्पेक्टर श्यामलाल यादव मेरा दोस्त निकला था, तो मैंने मिलवाया था तुम्हें, और जिसने तुम्हारा केस खत्म किया था। बिल्कुल याद है। बात को श्यामलाल यादव मेरा भी दोस्त हो गया था। श्यामलाल यादव अभी बेटा पड़ा हुआ। यही तो खूबी है कम वक्त कि तुमसे मिलवाने का मतलब होता है कि उसको दोस्त बनवाना तुम्हारा। नहीं हो फिर तुमने एक श्यामलाल यादव से बचाया मुझे। मेरे तो बहुत सारे श्यामलाल यादव मेरे पीछे पड़े रहते थे पुलिस वाले। राजकुमार, एक गिरफ्तारी का किस्सा कॉफी हाउस का भी है। क्या? एक पुराना दोस्त हुआ करता था वहाँ, शैलेंद्र तिवारी। शैलेंद्र तिवारी और हम कॉफी हाउस में अच्छे मिलते थे सब। मुकेश का बढ़िया दोस्त है, राम प्रकाश सबका दोस्त। तो हम लोग रवींद्र भवन में नाटक देख रहे थे, तो मैंने हूट कर दिया था। वो अशोक वाजपेयी ने कहा था गिरफ्तार कर लो। उज्जैन का नाटक था। नहीं, बंसी कौल का नाटक था। हाँ, अग्नि लीक। बिल्कुल नहीं था, अग्नि लीक था। सागर का ग्रुप कर लेके आया था। सागर से। राजकुमार, क्या आदमी हो यार तुम। सलाम सलाम राजकुमार। मुकेश ने बताया, मैंने नहीं बताया। अरे मैं बता रहा हूँ यार। मुकेश का नाम प्रभात भट्टाचार्य का नाटक था वो। हाँ? प्रभात भट्टाचार्य का नाटक नहीं, था। और फिर अग्नि लीक था। अच्छा चलिए। अग्नि और उसके बाद का किस बैठे जगत पाठक ने हल्ला कर दिया, तानाशाही चलेगी नहीं चलेगी, और सारा रवींद्र भवन खाली हो गया। नहीं, उसके बाद बरी किया गया। उसके बाद बता रहा ना, इमरजेंसी में 2 ही आदमी थे जिन्हों को पुलिस ने छुआ था। नहीं देवकांत, ध्यान हो आपको, उस समय ये हुआ था कि काफी हंगामा हो गया था, और उसके बाद में फिर हम लोग बुला करके लाए थे। तुम डीबी ले आ गए थे वहाँ, बालमुकुंद भारती आ गए थे, हमारे पत्रकार शर्मा जी थे, सत्यनारायण शर्मा वो आ गए थे। तो उस समय वो बात को दूसरे दिन कुछ हुआ होगा। मैंने शैलेंद्र को आज इनवाइट किया था। तो अपनी जिंदगी की मसरूफियतों के बीच उसने कहा वक्त नहीं है। उसमें शैलेंद्र मुझे पकड़ के नीचे ले गए थे। हूट तुमने किया और हम दोनों को पकड़ के ले गए। तो वाजपेयी जी हम दोनों को पुलिस बुला लिया था, हम दोनों को भेजने वाले थे, लेकिन सत्येन कुमार खड़ा हो गया। सत्येन कुमार ने वहां से हिलने नहीं दिया। अशोक को बोला, अशोक अगर हिल जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा, ये कोई बात नहीं है। Everybody has got freedom to speak, ये चलेगा नहीं। तो इस तरह वो जो किस्सा तुम बता रहे थे उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। बहुत बढ़िया। एक और बहुत ही
मजेदार किस्सा था। विश्व क्या नाम है उसका, विश्वेश्वर, कहानीकार विश्वेश्वर थे दुर्ग के। वो भोपाल आए थे और भोपाल में किन्हीं मोहतरमा से उन्होंने इश्क फरमाया था और उसके बाद में उन्होंने बहुत नाटक किए थे उनके घर के सामने। अपने मिट्टी का तेल डाल दिया था कि मैं जल जाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा। ये तो खैर दूसरी बात है। क्या उसमें आकर के उन्होंने क्या किया कि नींद की 20-25 गोलियों के पैकेट करके कॉफी हाउस के रामप्रकाश जी, बिछा दिए। एक आध गोली खाली, ज्यादा नहीं रामप्रकाश जी खाली। एक मिनट, हाँ राजीव वर्मा जुड़ना चाह रहे हैं। अरे वाह, हाँ जी, आ जाइए। तो ये किस्सा ये था कि उसके बाद में वो टेबल के ऊपर लेट गए। शरद जोशी आए, जो ये पहले नहीं आए, पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गई, बंद कर दिया। फिर शरद जोशी आए तो उन्होंने सब किस्सा सुना। तो उन्होंने ये कहा कि भैया ये कई दिनों से नाटक कर रहा है, 1250 का प्रकरण है वो, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो शरद जोशी बहुत भावुक हो गए। बोले तुमको पता है लखनऊ में छत के ऊपर मजाज जो है उसकी डेथ हो गई थी, ठंड में सिकुड़ करके मर गया था। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई लेखक यहाँ मर जाए या वो जेल के अंदर बंद हो वगैरह वगैरह। उसके बाद में भैया उसके लिए जेल से मिलने के लिए गए थे, उसकी जमानत के लिए गए, मजिस्ट्रेट के यहाँ गए। मजिस्ट्रेट ने शरद जोशी को देखा और लंच के लिए चला गया कमरे में। उसके बाद उन्होंने शरद जोशी को बुलाया। शरद जोशी उनके कमरे में गए तो हाथ जोड़ करके खड़े, बोले हुजूर बोलिए। बोले हुजूर हुजूर मत कहिए, मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ, कॉलेज में पढ़ा हूँ आपके सामने। आप कहाँ, मैं नहीं चाहता कि इनको वो लग जाए। तो शरद जोशी के कहने से मजिस्ट्रेट साहब ने उनको छोड़ दिया। तो वो एक किस्सा था, वो अखबारों में भी छपा था उन दिनों के। विश्व ने नींद की गोलियां खाली बाद को पता चला कि वो नींद की गोलियां उसने नहीं खाई थी, एक गोली खाई थी अकेली, बाकी सब बिखरे दिए थे उसके पैकेट। केस बनाया था उसका कि मैं इसलिए मर जाना चाहता हूँ। अरे यार राम प्रकाश, तुम्हारी कहानी पूरी हो गई तो जो है देव को पूरा कर ले दो यार। और फिर राजीव वर्मा जोड़ रहे थे, क्या हुआ? राजीव वर्मा जी राजीव भाई आओ, आइए। हाँ, मेरा किस्सा यह था कि पुराने लोगों में मेरे साथ बहुत अजीज जुड़ने वालों एक थे मनोहर आशी, बहुत गहरा दोस्त था मुकेश का, हम सब का। काफी राजकुमार का तो बहुत खास था वो। हाँ, जिंदा दिली जीता था, ऐसी में रहता था वो कि कॉफी हाउस में जब आता था तो उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता था। आशी ये हाथ अपना मेरे हाथ में रहा। बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है मेरे को। कॉफी के पैसे मैं दे दूंगा। बोलता छोड़। मनोहर बड़ा प्यारा आदमी था, मनोहर आशी बहुत प्यारा दोस्त था यार, चला गया वो भी कब बहुत। राजीव वर्मा कहाँ है? हाँ वर्मा जी, यार मेरी जेब में थोड़ी की निकाल के रख दूंगा, आएंगे। सही बात। सामने आ रहा है, आई एम कमिंग। तो मैंने कहा जो लेट आए हैं उन लेट कमर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये मुर्गा बना देंगे। अच्छा, कॉफी भी नहीं, आवाज़ी कॉफी से भी काम नहीं चलेगा। हाँ, काफी भी नहीं पे। आज की कॉफी का पेमेंट वही करेगा। अब काहे की कॉफी का पेमेंट करेगा? अब तो ये कुछ कॉफी हाउस की थोड़ी है। ये वो कॉफी हाउस है जिसमें बिल नहीं आता। चलने दीजिए आप राम प्रकाश जी, अपना चलने दीजिए भैया। लेकिन राम प्रकाश कॉफी हाउस के अंदर ही रहो। इसका नाम तो है राम। हाँ, कहीं भी जा सकता। भाई बाहर निकल। तो भैया राजेश क्या बैठे हैं, हमें तो कॉफी मिली जाएगी यार। तुम्हारा क्या है, तुम तो कहीं ना कहीं बैठे रहते हो जहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, करोगे क्या उसका? हमारे यहाँ को छोड़ के, तुम्हारे यहाँ को छोड़ के तो एक घर तो छोड़ दो।
राजेश बहुत सारी चर्चा हुई, चलिए तो वाइंड अप करें। बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारे संस्मरण। एक एक छोटा सा आइए राजेश, कुछ बचाया क्या? नहीं, आप इजाजत दे तो एक छोटा सा गीत याद आ गया मेरे को। तो वो गीत याद आ गया, पर मैं एक जो है अपना जो है वो दर्ज कराना चाहता हूँ। मैंने आज जो है इससे देव से कहा था कि यार एनके सिंह को जोड़ ले। हम सुबह सुबह जो है सिर्फ तुम्हारी इसके खातिर जो है कॉफी हाउस गए याद करने के लिए। एनके और मैं दोनों गए और मैंने उसको बताया कि देखो तुमको तो उसने याद नहीं किया, मैं आज उसको बताता हूँ। अब ये कह रहा है मैं उसको पत्रकारों की कैटेगरी में रखता हूँ। नहीं, इसके बाद पत्रकारों की बैठक है, उसमें एनके आएगा। M2 हाँ, नहीं इसमें राजकुमार को मत रखना। ये दो तो सवारी नहीं, साहित्यकारों में भी घुस जाए, पत्रकारों में भी घुस जाए। देखो नहीं देखो, आज जो है ना, आज वो जो है दोस्तों का है। अच्छा आज दोस्तों का है, साहित्यकारों का नहीं है सिर्फ। ठीक है। एक बात आप सुन लो, हाँ, राजकुमार केसवानी हर उसमें रहेगा। रंगकरी में उसने नाटक किए, पत्रकारों ने खबर लिखी है, कविताओं में। अरे भैया, फिल्मों से लेकर के दादागिरी तक सब की है उसने। अब क्या कर रहे हैं? इसको दादागिरी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मोहब्बत। अखबार के हाकर का काम भी किया है मैंने बेटा। ये तो सही बात। देवयानी का ब्रोशर राजकुमार केसवानी ने फ्री छापा था, फ्री। एक पैसा नहीं लिया मुझसे। अबे तुमने कितना किया है, मैं कितने गिनाऊं यार। अरे छोड़ राजकुमार, तुमने साला अपनी तनख्वाहें जो है मुझे दी हैं। चलिए। सुना दे भैया, सुना दे गाना। हाँ, मैं एक वो कह रहा था, कॉफी हाउस में बैठ एक नाटक खेला करते थे नुक्कड़, समरथ को नहीं दोष गुसाए। दोनों इमरजेंसी लगी हुई थी, तो हमारे साथ लौंडे लपाड़े भी बैठे रखते थे। उस समय गीत बनाया था, वंदे मातरम की पैरोडी बनाई थी वो ऐसी थी, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की, इन गद्दारों को मत भूलो, मोटी जिनकी खाल। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चों ये आकाशवाणी है, यहाँ विद्या भैया डोले थे, 20 सूत्री 5 सूत्री की झूठी वाणी बोले थे। रायपुर में पत्ता कट हो गई गाली लाल की। गुमान का गेट वो देखो, जहाँ चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे आजादी की बोलियां। बहनों ने भी जान लगा दी, बाजी अपनी जान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। डंडे मातरम। वाह वाह, अच्छा। आजकल तो डंडे मातरम है भैया। रेफरेंस पुराने हो चुके हैं। ये डंडे मातरम का जमाना है। बिल्कुल डंडे मातरम का ही है। मैंने वंदे मातरम बोला ना। हाँ, तो हम डंडे मातरम की बात कर रहे हैं। ये तो सही बात। तो चलो प्यारे, हुआ। आप सबका मुकेश शर्मा, गप्पी, प्रवीण जोशी, राजकुमार केसवानी जी, राजेश जोशी, राम प्रकाश त्रिपाठी जी, राजेंद्र कोठारी का नाम भूल रहे। शुक्रिया। एक वाक्य तो बोलना है कम से कम। आदरणीय बोल चुके हैं, याद दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आगे भी मिलते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थैंक यू। आगे भी मिलते रहेंगे अपन, इंशाअल्लाह। हाँ, जरूर। इंशाअल्लाह। आमीन।